दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा किस प्रकार से खींची गई थी। उस रेड क्लिफ रेखा को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद है और उस रेड क्लिफ रेखा के बाद में कौन कौन से विवाद उत्पन्न हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये सभी चीजें हम एक मैप बनाएंगे और उस मैप के आधार पर सीखेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन कौन से विवाद के कारण रहे हैं, पाकिस्तान किस प्रकार से भयंकर तरीके से चिल्लाता था उन विवादों के कारण। आज उस सभी की जो भी विवाद रहे हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य, उन सभी के ऊपर एक वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान से हमने क्या क्या दिया और उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। और ये रेड क्लिफ रेखा किस प्रकार से खींची गई। लाहौर जो भारत का हुआ करता था वो लाहौर भी हमने पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक पॉइंट बड़ी डिटेल से पता लग जाएगा, मैप से पता बताएंगे। और आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है उस रेड क्लिफ रेखा के एक एक पॉइंट आपके जहन में बैठा देंगे मैप से। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित क्षेत्र है, डिस्प्यूट एरिया है, उनके बारे में है और रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो एक बार मैप बना लेते हैं, उसके बाद में इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार छोटा सा हम नॉर्थ इंडिया का मैप बना लेते हैं, उत्तर भारत का एक मैप बना लेते हैं, उसके बाद में इन चीजों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम मान लेते कि अपने पास में एक ऐसा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है हमारे पास में ऐसा, और हमारे पास में पहले हुआ करता था एक ये पाकिस्तान जो हुआ करता था वेस्टर्न पाकिस्तान, कहने का मतलब ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और हमारे पास में ये हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। हम आपको ये भी बताएंगे कि पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कब हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश किसके प्रयासों से बना था। एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है ये भारत के साथ में 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, जो किसके नेतृत्व में खींची गई थी? सर जॉन रेड क्लिफ के नेतृत्व में खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है वो कौन कौन से स्टेटों के साथ में लगती? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है। लेकिन इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा खींची ही कब गई थी। ये रेड क्लिफ रेखा जिससे पूर्वी पाकिस्तान बना था और पश्चिमी पाकिस्तान बना था, ये रेखा क्यों खींची गई थी, किसके कारण खींची गई थी, इसकी घोषणा किसने की थी, घोषणा करने के बाद में सर जॉन रेड क्लिफ को कहां से बुलाया गया था और रेखा खींचने के बाद में पाकिस्तान को कहां कहां मिर्ची लगी है, पाकिस्तान को कहां कहां दिक्कत हुई है, वो सभी पॉइंट इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। उस लॉर्ड माउंटबेटन को यह पता चल गया था, या ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया था कि अब हम भारत के ऊपर ज्यादा दिनों तक अधिकार करके नहीं रख सकते। हालांकि ये बात तो उनको 1857 की जो क्रांति हुई थी, पहला गदर हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का जो पहला युद्ध हुआ था 1857 का, उसी में पता चल गया था कि अब आपका यहां से खात्मा होने वाला। ब्रिटिश सरकार को पता लग गया था कि अब यहां से भागने वाले हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि 1947 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन, उस लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 जुलाई 1947 के अंदर घोषणा कर दी। 18 जुलाई 1947 के अंदर घोषणा कर दी कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, हम भारत के ऊपर से अपना अधिकार हटा लेंगे। ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने कहा कि हम भारत के ऊपर से अपना अधिकार हटा लेंगे, हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन जब हम हिंदुस्तान को, भारत को स्वतंत्र करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं होगा, उस भारत से एक अलग राष्ट्र भी होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। और वो पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर होगा,
एक होगा पूर्वी पाकिस्तान और एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान। भाई 18 जुलाई 1947 के अंदर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ये घोषणा करते हैं कि हम हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान को जब स्वतंत्र करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तान नहीं, उससे एक पाकिस्तान भी बनेगा और पाकिस्तान दो हिस्सों के अंदर होगा, एक होगा पूर्वी पाकिस्तान और एक होगा पश्चिमी पाकिस्तान। इस पे ये लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा कर दी 18 जुलाई 1947 को। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की 18 जुलाई 1947 को और इस घोषणा में कहा कि हम इन दोनों राष्ट्रों को स्वतंत्र कर देंगे 15 अगस्त 1947 को। उन्होंने ये भी कहा था घोषणा के अंदर कि हम इन दोनों राष्ट्रों को स्वतंत्र कर देंगे 15 अगस्त 1947 को। 18 जुलाई को घोषणा होती है, 15 अगस्त की डेट दी जाती है कि इस तारीख को हम भारत और पाकिस्तान बना देंगे, नए राष्ट्र बना देंगे। लेकिन अब लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब ये हिंदुस्तान होगा, ये पश्चिमी पाकिस्तान होगा, ये पूर्वी पाकिस्तान होगा, जब दो राष्ट्र बनेंगे तो इन राष्ट्रों के मध्य, इन देशों के मध्य, इन कंट्रियों के मध्य कौन व्यक्ति है जो रेखा खींच सकता है, या इनके बीच में हम रेखा कैसे खींचेंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन के सामने बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आई थी कि हम यदि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान बनाएंगे तो इन दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा का कार्य कौन करेगा। तो सर जॉन रेडक्लिफ के एक निजी सचिव हुआ करते थे, प्राइवेट सचिव हुआ करते थे। सर जॉन रेडक्लिफ के निजी सचिव ने लॉर्ड माउंटबेटन के एक निजी सचिव हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के एक निजी सचिव हुआ करते थे और उस लॉर्ड माउंटबेटन ने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया था। लॉर्ड माउंटबेटन के 1947 में जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसके एक निजी सचिव हुआ करते थे और उस सचिव ने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया था। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के बीच में एक व्यक्ति है जो रेखा का कार्य कर सकता है, रेखा खींचने का कार्य कर सकता है, और सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया लॉर्ड माउंटबेटन के निजी सचिव ने। निजी सचिव ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि सर, यदि हम आपकी इजाजत हो तो हम आपको एक नाम दे दें। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, बताओ आप। तो उन्होंने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम सुझाया था 1947 में। 1947 में सर जॉन रेडक्लिफ लंदन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। लंदन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, कानून के अच्छे ज्ञाता थे, कानून के ऊपर इनकी अच्छी पकड़ थी, तो इनका नाम सुझाया लॉर्ड माउंटबेटन के निजी सचिव ने सर जॉन रेडक्लिफ का। अब सर जॉन रेडक्लिफ का नाम जैसे ही सामने आया लॉर्ड माउंटबेटन के, जैसे जैसे इनकी गतिविधियां पता लगी कि ये लंदन में करता क्या है, इसका पेशा क्या है, ये कानून को कितना जानता है, तो पता लगा कि ये लंदन में बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है सर जॉन रेडक्लिफ और कानून की अच्छी समझ है, कानून का अच्छा ज्ञाता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस लॉर्ड माउंटबेटन ने सर जॉन रेडक्लिफ का नाम भेजा मुस्लिम लीग के पास में और कांग्रेस के पास में। कांग्रेस वाले जो हिंदुस्तान चाहते थे, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे उस समय, और मुस्लिम लीग वाले जो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह हुआ करते थे, वो अलग से पाकिस्तान चाहते थे, अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम सचिव थे, उन्होंने सोचा कि भारत और पाकिस्तान बनेगा, लेकिन इन देशों के दो भी प्रमुख हैं, इन देशों की जो भी मांग कर रहे हैं, जो भी प्रमुख हैं, हम उनसे तो पूछ लें कि हम रेखा खींचने के लिए सर जॉन रेडक्लिफ को लंदन से बुला रहे हैं, सर जॉन रेडक्लिफ को लंदन से बुला रहे हैं और वो रेखा खींचेगा तो आप उस रेखा को मान तो लेंगे ना। अरे भाई, उनसे पूछ तो ले पहले कि हाँ, वो इस प्रकार से यदि हम रेखा उनके नाम से खिंचवा दें, सर जॉन रेडक्लिफ से रेखा खिंचवा दें और बाद में ये दोनों देश हैं ये मुकर जाएं और ये रेखा को माने ही नहीं, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान को चाहने वाला है, जो भारत को चाहने वाला है, उनके जो प्रमुख हैं उनसे तो पूछ लें कि यदि हम सर जॉन रेडक्लिफ से रेखा खिंचवा दें, ये लॉर्ड माउंटबेटन कह रहा है, यदि हम सर जॉन रेडक्लिफ से रेखा खिंचवा दें तो मान भी लेंगे या नहीं लेंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उस लॉर्ड माउंटबेटन ने सर जॉन रेडक्लिफ के नाम का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर जॉन रेडक्लिफ के नाम का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू
और मोहम्मद अली जिन्ना के पास में भेजा। अब मोहम्मद अली जिन्ना के पास में प्रस्ताव गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में प्रस्ताव गया कि सर जॉन रेडक्लिफ को 1947 में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींचने के लिए बुला रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सर जॉन रेडक्लिफ के नाम पर हाँ भर दी और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सर जॉन रेडक्लिफ के नाम पर हाँ भर दी। जैसे ही सर जॉन रेडक्लिफ का नाम फाइनल होता है रेखा खींचने के लिए, तो सर जॉन रेडक्लिफ को लंदन से बुलाया जाता है। और जब सर जॉन रेडक्लिफ लंदन से बुलाया जाता है तो जब ये भारत लौटते हैं और तब इनकी मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से होती है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जो प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे 1947 के अंदर, तो उन्होंने जैसे ही सर जॉन रेडक्लिफ का नाम फाइनल किया, सर जॉन रेडक्लिफ को लंदन से भारत बुलाया जाता है और ये लंदन से भारत आकर सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन कहता है कि आपने दो देशों के मध्य सीमा रेखा का कार्य करना है। और लॉर्ड माउंटबेटन ये भी कहता है कि हम 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र कर रहे हैं और उनके बीच में सीमा रेखा का कार्य आपने करना है। मतलब वो किससे कह रहा है? सर जॉन रेडक्लिफ से बोल रहा है। और इस कार्य के लिए आपको 5000 पाउंड भी दिए जाएंगे, आपको 5000 पाउंड की धनराशि भी दी जाएगी। अब भाई भारत के गवर्नर जनरल बोल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी बोल रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल मतलब भारत का जो प्रमुख व्यक्ति है वो बोल रहा है किससे? सर जॉन रेडक्लिफ से कि आपने ये रेखा खींचनी पड़ेगी। तो सर जॉन रेडक्लिफ ने इसके ऊपर हाँ भर दी कि ठीक है, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा खींच दूंगा। तो सर जॉन रेडक्लिफ ने पहला कार्य क्या किया कि एक रेडक्लिफ आयोग बनाया। सर जॉन रेडक्लिफ ने पहला कार्य क्या किया कि एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया, रेडक्लिफ आयोग बनाया। और इस आयोग के तहत पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए, इस आयोग के तहत, रेडक्लिफ आयोग के तहत पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए इसने पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया, पंजाब बाउंड्री कमीशन बनाया। और पूर्वी पाकिस्तान बनाने के लिए इन्होंने बंगाल बाउंड्री कमीशन बनाया। कौन सा? बंगाल बाउंड्री कमीशन जो पूर्वी पाकिस्तान बनाएगा और पंजाब बाउंड्री कमीशन जो पश्चिमी पाकिस्तान बनाएगा। लेकिन ये दोनों ही कमीशन, बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब बाउंड्री कमीशन, कौन से कमीशन के तहत कार्य करेंगे? रेडक्लिफ कमीशन के तहत। और रेडक्लिफ कमीशन का जो प्रमुख था वो सर जॉन रेडक्लिफ था। उसी के अंडर में ये दो कमीशन बनाए गए थे। अब पंजाब बाउंड्री कमीशन में 2 कांग्रेस के सदस्य लिए गए और 2 ही सदस्य लिए गए मुस्लिम लीग के। ऐसे ही बंगाल बाउंड्री कमीशन में 2 सदस्य लिए गए कांग्रेस के और 2 लिए गए मुस्लिम लीग के, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले जो पाकिस्तान चाहते थे और कांग्रेस वाले जो हिंदुस्तान चाहते थे। ऐसे ही इसमें 2 मुस्लिम लीग के इसलिए लिए गए क्योंकि वो पाकिस्तान चाहते थे, और ऐसे ही 2 इसमें इसलिए लिए गए कांग्रेस के क्योंकि वो हिंदुस्तान चाहते थे। ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। टोटल 8 सदस्य हो गए। पंजाब बाउंड्री कमीशन में और बंगाल बाउंड्री कमीशन में टोटल सदस्य थे 8 टोटल सदस्य जो सर जॉन रेडक्लिफ के अंडर कार्य कर रहे थे। लेकिन पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन में जो भी सदस्य हुआ करते थे ये सभी हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे। ये भी आपने याद रखना, हाई कोर्ट के वकील थे, इन्हीं को यहां पर नामित किया गया था। अब होता क्या है कि रेडक्लिफ आयोग जो सर जॉन रेडक्लिफ ने बनाया था, इस सर जॉन रेडक्लिफ ने पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन से आदेश दिया। सर जॉन रेडक्लिफ ने पंजाब बाउंड्री कमीशन जो पश्चिमी पाकिस्तान बनाएगा, बंगाल बाउंड्री कमीशन जो पूर्वी पाकिस्तान बनाएगा, दोनों कमीशन से आदेश दिया कि आप 7 से 8 दिन में पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना देना, और आप पंजाब बाउंड्री कमीशन आप पश्चिमी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सीमा रेखा खींच देना। मतलब ऐसा कहा गया कि रेडक्लिफ आयोग ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से कि आप 7-8 दिन में इन दोनों क्षेत्रों के मध्य सीमा रेखा खींच देना। ऐसा ही पंजाब बाउंड्री कमीशन के तहत कहा गया किसको? पश्चिमी पाकिस्तान बनाने के लिए कि आप 7 से 8 दिन में ये कार्य कर देना। लेकिन 7 से 8 दिन के बाद जब बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब बाउंड्री कमीशन को सर जॉन रेडक्लिफ ने वापस बुलाया कि आप कार्य देखने के लिए, उनका काम देखने के लिए वापस बुलाया गया कि आपका काम कहां तक पहुंच चुका है, तो बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब बाउंड्री कमीशन को जो काम सौंपा गया था
वो काम सेम टू सेम वैसा ही था जैसा काम सर जॉन रेडक्लिफ ने दिया था, सेम टू सेम वैसा ही था। ना तो पंजाब बाउंड्री कमीशन का कार्य आगे बढ़ा था और ना ही बंगाल बाउंड्री कमीशन का आगे बढ़ा था कार्य। अब आगे कार्य क्यों नहीं बढ़ा था? क्या ऐसी दिक्कत हो गई थी? अरे कौन इनके राह में रोड़ा अड़ा रहा था? तो भाई साहब याद रखिएगा, इसमें दो तो सदस्य हुआ करते थे मुस्लिम लीग के और दो ही सदस्य हुआ करते थे कांग्रेस के। अब मुस्लिम लीग वाले सदस्य चाहते थे भारत के अंदर ऐसे, और वो भाई साहब भारत वाले हैं, वो इस क्षेत्र को देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही जो कांग्रेस वाले सदस्य थे वो चाहते थे, इस प्रकार से चाहते थे कि ये क्षेत्र हमारा होना चाहिए, लेकिन ये क्षेत्र मुस्लिम लीग वाले देना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से जो क्षेत्र कांग्रेस वाले चाहते थे वो मुस्लिम लीग वाले नहीं देना चाहते थे, और जो क्षेत्र मुस्लिम लीग वाले चाहते थे वो कांग्रेस वाले नहीं देना चाहते थे। ऐसा ही पंजाब बाउंड्री कमीशन में हुआ और ऐसा ही बंगाल बाउंड्री कमीशन में हुआ कि आपस में पंजाब बाउंड्री कमीशन और बंगाल बाउंड्री कमीशन में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनके अंदर आपसी तालमेल ही नहीं बन रहा था, और आपसी तालमेल नहीं बन रहा था तो कार्य बिल्कुल भी आगे नहीं चला था। अब 7 से 8 दिन के बाद में जब सर जॉन रेडक्लिफ से ये दोनों कमीशन मिलने आए तो सर जॉन रेडक्लिफ ने जैसा काम इनको दिया था ना, सेम टू सेम वैसा ही दिखा दिया। अब सर जॉन रेडक्लिफ को गुस्सा भी आया, और गुस्सा आने के बाद में बंगाल बाउंड्री कमीशन और पंजाब बाउंड्री कमीशन को रद्द कर दिया और कहा कि अब तुम जाओ, ये कार्य हम अपने आप करेंगे। तो सर जॉन रेडक्लिफ ने एक निजी प्राइवेट जेट उठाया, एक निजी विमान उठाया और उस विमान से इस क्षेत्र की यात्रा की, इस क्षेत्र की हवाई यात्रा की और इस क्षेत्र की हवाई यात्रा की, और हवाई यात्रा करने के बाद एक हिंदुस्तान का मैप उठाया और मैप उठाने के बाद उस हिंदुस्तान के मैप के ऊपर पेंसिल से रेखा खींच दी। अब ऐसा मत मान लेना कि सर जॉन रेडक्लिफ तो आगे आगे सफेदी डालते हुए चल रहे थे या चूना डालते हुए चल रहे थे, या एक भाई साहब बात करें कि पैर से लाइन खींचते हुए चल रहे थे, या कोई व्यक्ति चूना डालता हुआ चल रहा था। ऐसा नहीं है। सर जॉन रेडक्लिफ ने 1947 में जब ये दोनों कमीशन कार्य अपना पूरा नहीं कर पाए थे तो सर जॉन रेडक्लिफ ने क्या किया था कि दोनों कमीशनों को रद्द कर दिया था, निरस्त कर दिया था, इनको कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद में इन दोनों क्षेत्रों की सर जॉन रेडक्लिफ ने हवाई यात्रा की थी, और हवाई यात्रा करने के बाद में हिंदुस्तान का मैप उठाया था, और हिंदुस्तान का मैप उठाने के बाद में हिंदुस्तान के मैप के ऊपर पेंसिल से रेखा खींच दी थी। अब रेखा खींचने के बाद में भाई साहब बवंडर आ गया, भूचाल मच गया, और वो भूचाल ऐसा कि भाई साहब मजा आ जाएगा। अब आगे देखो आप, एकदम बेहतरीन जहर तरीके से भूचाल मचा। 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची गई, 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची गई सर जॉन रेडक्लिफ के माध्यम से, पूरे भारत और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। अरे लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों का घर जमीन सब कुछ छिन गया, और भाई साहब ऐसी एक त्रासदी सी आ गई थी 1947 में। लेकिन सर जॉन रेडक्लिफ है ना, वो 14 अगस्त 1947 वाली रात को भारत छोड़कर भाग गया। सर जॉन रेडक्लिफ 14 अगस्त 1947 वाली रात थी ना, उसको भारत छोड़ के भाग गया। और जब सर जॉन रेडक्लिफ भागा तो उसके ऊपर भविष्यवाणी कर दी गई कि यदि गलती से आप फिर से भारत लौट गए ना तो आपकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद में सर जॉन रेडक्लिफ कभी भारत झांका ही नहीं, सर जॉन रेडक्लिफ कभी भारत आया ही नहीं। जब सर जॉन रेडक्लिफ भारत नहीं आया तो लंदन में रह रहा था, उसकी लंदन में 1977 के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ की डेथ हो गई थी। अब देखेंगे क्या क्या प्रोसेस चला था, कौन कौन सा माहौल बन गया था। भाई साहब माहौल तो गजब ही बना था उस समय। मान लो कि आपका गांव यहां पर पड़, अरे ये रेखा तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी सीधी है, वरना इतनी सीधी रेखा नहीं है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी रेखा है ये। तो क्या हुआ कि 1947 में मान लो आपका गांव यहां है, आपके मामा का गांव यहां आ गया, तो भाई साहब गांवों के अंदर जाना नामुमकिन सा हो गया। मामा गए पाकिस्तान में, विदेश में, नहीं ऐसा है, ऐसा माहौल बन गया। अब भाई साहब दिक्कत हो गई। 1947 में आपने देखा होगा, 1947 में ऐलान कर दिया गया कि जो जहां रहना चाहता वो रहे।
तो यहाँ के जो मुस्लिम थे वो पलायन करने लग गए थे, जा रहे थे आराम से, कहाँ पर, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान से भी कुछ हिंदू आ रहे थे, उन हिंदुओं को अच्छे तरीके से काटा गया था, ट्रेनों के अंदर डाला गया था। अरे आपने देखी होगी एक गदर एक प्रेम कथा, गदर एक प्रेम कथा सन्नी देओल की, भाई साहब मजा सा आ जाता है। नहीं, गदर एक प्रेम कथा सन्नी देओल की है, वो हैंडपंप वगैरह उखाड़ता है ना। एक बार क्या हुआ कि टीचर ने पूछ लिया कि यदि आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप भाई साहब निकाल सकते हैं पत्थर से भी पानी। तो भाई टीचर स्मार्ट तो बच्चे ओवर स्मार्ट। बच्चों ने कहा कि सर आप पत्थर वगैरह से तो छोड़िए, हम तो पानी लोहे से निकाल दें, हम तो लोहे से पानी निकाल दें, आप तो पत्थर की बात करते हैं। टीचर ने कहा कि लोहे से कैसे निकालोगे? तो उन्होंने कहा कि हैंडपंप से निकाल देंगे। नहीं तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से 1947 में गदर एक प्रेम कथा वाला सीन बन गया था। अब भाई साहब रेडक्लिफ रेखा खींच चुकी है, पूरे भारत के अंदर बवाल मचा, पूरे पाकिस्तान के अंदर बवाल मच गया और दो राष्ट्र बन गए 1947 में। रेखा खींचने के बाद 15 अगस्त 1947 को एक तो हिंदुस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान 1947 में बन गए। ये दोनों पॉइंट आपने बहुत जहर तरीके से याद रखना है। अब हुआ क्या कि ये जो रेडक्लिफ महोदय था, रेखा खींचने के बाद 14 अगस्त वाली रात को भारत से निकल लिया। इसको पता है कि यदि नहीं निकला तो तेरा भी इलाज संभव है। तो ये 14 अगस्त वाली रात को भारत से निकल लिया और जब निकला तो ये बाद में ये लंदन के अंदर रहने लगा था। लंदन जो टेम्स नदी के ऊपर पड़ता है, लंदन है ये कौन सी नदी के ऊपर है भैया? टेम्स नदी के ऊपर है। जब ये भारत से निकला, लंदन के अंदर रहने लगा, तो लंदन में 1977 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। 1977 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। अरे आपको मालूम होगा बच्चे, आपको मालूम होगा भैया कि 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई थी। ये मालूम है आपको, पता है आपको, ये याद रखिएगा 1977 में। अब हुआ क्या कि जब सर जॉन रेडक्लिफ भारत छोड़कर जाते हैं तो सर जॉन रेडक्लिफ ने लंदन में कह दिया, इतना भयभीत हो गया सर जॉन रेडक्लिफ कि लंदन में इन्होंने कह दिया कि मेरी अनुमति के बगैर मेरे से कोई मिलने ना आए। भाई सर जॉन रेडक्लिफ है, रेखा खींची है, लंदन में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, अच्छे कानून के ज्ञाता थे, तो इनके आसपास लोग रहते थे सिक्योरिटी वगैरह के अंदर। तो सर जॉन रेडक्लिफ ने कह दिया कि यदि कोई भी मिलने आए ना तो एक बार मेरे से पूछ जरूर लेना कि वो मिलने आ रहा है। तो उस समय भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे कुलदीप नैयर। 1947 में जब सर जॉन रेडक्लिफ भारत छोड़कर लंदन गए थे तो उस समय भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे कुलदीप नैयर, और वो कुलदीप नैयर उस समय लंदन के अंदर सर जॉन रेडक्लिफ से मिले थे। अब सर जॉन रेडक्लिफ से कुलदीप नैयर मिले, उन्होंने कहा कि महाराज तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सर आपको कैसा लग रहा है रेखा खींचने के बाद? सर आपको कैसा लग रहा है जनाब, आपको कैसा लग रहा है रेखा खींचने के बाद में? तो क्या कहता है सर जॉन रेडक्लिफ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे लाखों लोग हमारे फैसले से मारे गए, अरे लाखों लोग बेघर हो गए, तो हमें कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो कुलदीप नैयर दूसरा सवाल दागता है कि आपकी जो धनराशि तय की गई थी रेखा खींचने के लिए, आपकी धनराशि 5000 पौंड तय की गई थी, तो आप वो धनराशि तो ले लो। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी धनराशि नहीं लेंगे, हमारा मन है वो बिल्कुल दुखी है, और सबसे बड़ी चिंता तो हमें ये है। ये बात सर जॉन रेडक्लिफ से कहता है कि सर जॉन रेडक्लिफ कहता है कुलदीप नैयर से कि सबसे बड़ी चिंता तो ये है, अरे पाकिस्तान को तो खुश होना चाहिए, पाकिस्तान वालों को तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान वालों के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं था। अरे पाकिस्तान के, फिर से सुन ले आप, पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं था, पाकिस्तान से हमने लाहौर दिया है। लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लाहौर दे दिया पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं था, तो इसलिए पाकिस्तान वालों को तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन उल्टा वो भी हमारा विरोध कर रहे हैं। तो कुलदीप नैयर और सर जॉन रेडक्लिफ के बीच में ये बातचीत होती है। वो उनसे बताता है कि लाहौर हमने पाकिस्तान से कैसे दिया, क्यों दिया, उसके पीछे क्या रीजन रहा है। तो ये चीजें हमने आपसे भी बता दी है। लेकिन 1947 में जब लाहौर दिया गया पाकिस्तान को, अब आपने देखा होगा कभी भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है, तनातनी होती है, तो कुछ हमारे अंदर भी
भाई साहब जज्बा सा भरता है हमारे सैनिकों के अंदर, हमारी भारत की युवा पीढ़ियों के अंदर एक जज्बा सा होता है, अब की बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, अब की बार भाई साहब पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लाहौर तक कब्जा कर लेंगे यदि युद्ध हुआ तो। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये लाहौर तक ही जिक्र क्यों होता है, लाहौर तक ही जिक्र क्यों होता है? अरे आप ये कह दो कराची तक कब्जा कर लेंगे, अरे ये कह दो इस्लामाबाद तक कब्जा कर लेंगे, नहीं, लाहौर का जिक्र सिर्फ इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भौगोलिक दृष्टि से भारत के साथ हुआ करता था। और हमने ये चीज बताई भी है कि लाहौर के अंदर हिंदुओं की संपत्ति ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में कोई भी बड़ा शहर नहीं था, उसके बावजूद हमने दे दिया ये किसको, तो आप बताएंगे पाकिस्तान को दे दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब सर जॉन रेडक्लिफ ने रेखा खींच दी। लेकिन साहब सर जॉन रेडक्लिफ ने रेखा खींची तो उस समय सर जॉन रेडक्लिफ ने जब भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा खींची 1947 के अंदर, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय जो भारत सरकार हुआ करती थी, भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, उस कांग्रेस सरकार ने कहा था कि बाबूजी ये जो कच्छ का रण का इलाका है ना, सर जॉन रेडक्लिफ से कहा था जब वो रेखा खींच रहे थे, तो सर जॉन रेडक्लिफ से भारत सरकार ने उस समय कहा था, कांग्रेस सरकार ने उस समय कहा था कि ये जो कच्छ का रण का इलाका है ना, रण ऑफ कच्छ, ये कच्छ का रण का इलाका है, ये हमेशा गुजरात का हिस्सा रहा है, और यदि गुजरात का हिस्सा रहा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप भारत के अंदर ही शामिल कर दें, क्योंकि ये एक निरंजन क्षेत्र है, ये एक बिल्कुल दलदली क्षेत्र है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो क्या किया कि सर जॉन रेडक्लिफ ने ये जो कच्छ का रण का इलाका था ना, ये सारा का सारा दे दिया किसको, भारत को। लेकिन 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 के अंदर, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होते ही पाकिस्तान में हाहाकार मच गई, पाकिस्तान भयंकर तरीके से चिल्लाने लग गया, और उसके चिल्लाने की आवाज दिल्ली तक आती, और दिल्ली के अंदर सभी लोगों को सुनती कि पाकिस्तान चिल्ला रहा है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान तभी से भयंकर तरीके से चिल्लाने लग गया, पाकिस्तान का वहीं रोना धोना शुरू हो गया। क्या कि वो पाकिस्तान कहता था, क्या कहता था कि भारत ने हमारे साथ में छल किया है, अरे भारत ने हमारे साथ में धोखा किया है, अरे भारत ने हमारे साथ में धोखा ही धोखा किया है। अब भारत कहता कि अरे भैया कौन सी क्या बात हो गई, हमने आपके साथ में क्या धोखा कर दिया, हम तो आपको ऊपर उठाने के लिए कुछ करोड़ रुपए भी दिए हैं हमने तो। फिर पाकिस्तान कहता कि ये जो कच्छ का रण का इलाका है ना, ये भारत, आप भाई मेरे बड़े भाई जरूर होंगे, लेकिन ये जो कच्छ का रण का इलाका है ना, ये एक सथल रुद्ध सागर है। सथल रुद्ध सागर मतलब लैंड लॉक्ड सी, लैंड लॉक्ड सी है, सथल रुद्ध सागर है, लैंड लॉक्ड सी है, ये कहता पाकिस्तान। और यदि ऐसा सथल रुद्ध सागर है ना, तो ये हमें दे दो। भाई पाकिस्तान ये कहता था कच्छ के रण के अंदर कि ये जो कच्छ का रण का इलाका है ना, भारत क्या कहता है, दलदली क्षेत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ये कहता था कि ये एक सथल रुद्ध सागर है, लैंड लॉक्ड सी है, अरे ऐसा सागर जिसके चारों तरफ जमीन लगती हो, ऐसा सागर जिसके चारों तरफ जमीन लगती हो, सथल रुद्ध सागर होता है। भारत कहता है कि अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, ये सथल रुद्ध सागर नहीं है। भारत कहता था अरे भैया आप समझो, प्लीज आप समझो हमारी बातों को, ये एक सथल रुद्ध सागर नहीं है, अरे ये कच्छ का रण का इलाका है, ये दलदली क्षेत्र है। फिर पाकिस्तान अरे नहीं नहीं नहीं, अब की बार हम आपको धोखा नहीं करने देंगे, ये सथल रुद्ध सागर है। भारत कहता भैया मान जाओ ये एक दलदली क्षेत्र है। लेकिन क्या हुआ कि भारतीय फौजों की जो चौकियां हुआ करती थी इस क्षेत्र के अंदर, कच्छ के रण के अंदर जो चौकियां थी, पुलिस की जो चौकियां थी, फौज की जो चौकियां थी, उनके ऊपर 1965 में पाकिस्तान ने भाई साहब गोलाबारी शुरू कर दी। अब जैसे ही गोलाबारी उनके ऊपर शुरू हुई, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ गया। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, क्यों हुआ, तो कच्छ के रण को लेकर हुआ था, कच्छ के रण को लेकर हुआ था, कच्छ के रण जो डिस्प्यूट है उसको लेकर हुआ था। तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण को लेकर युद्ध हुआ, 1965 में जैसे ही दोनों देशों के मध्य युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री युद्ध के बीच में आ गए। युद्ध के बीच में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए तो मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंच गया, और इंटरनेशनल कोर्ट से फरमान आया, इंटरनेशनल कोर्ट द हेग नीदरलैंड के अंदर है, जो 1946 के अंदर बना था। इंटरनेशनल कोर्ट से फरमान आया कि भारत कच्छ के रण का 9065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को दे। तो भाई इंटरनेशनल कोर्ट का फरमान था, तो कच्छ के रण का 9065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये दिया
भारत ने किसको? पाकिस्तान को। और इस कच्छ के रण के अंदर दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन खींची गई थी ना, वो कब खींची गई थी? तो 1969 के अंदर। याद रखिएगा, कच्छ के रण के अंदर जो दोबारा बाउंड्री लाइन खींची गई वो 1969 के अंदर, 1969 के अंदर खींची गई थी। ये चीज भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये तो था कच्छ का रण जो डिस्प्यूट है। हालांकि अब थोड़ा सा मामला यहाँ पर सुस्ती है, लेकिन कच्छ का रण का जो इलाका है इसके ऊपर भी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब हम जिक्र करेंगे एलओसी का कि एलओसी वाला क्या मामला बन गया था, कि पाकिस्तान को क्या क्या दिक्कतें होने लगी थी जो एलओसी का। ये कच्छ का रण समझ में आ गया ना? समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिए। तो कच्छ का रण का मामला सुलझा लिया। अब हम जिक्र करेंगे एलओसी। ये हमारे पास में लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है। इसका निर्धारण कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या रीजन रहा है? तो देखें भाई, क्या हुआ कि 1971 के अंदर घटना है लगभग 3 दिसंबर 1971 की। 3 दिसंबर 1971 के समथिंग की घटना है। 3 दिसंबर 1971 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी फौज थी, 3 दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तान की जो फौज हुआ करती थी, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कर दिया तो वो अपने आप में जश्न मनाते आ रहे कि अब की बार भारत के ऊपर कब्जा कर लेंगे। देखो कमाल की बात, उसकी हैसियत तो देखो उनकी एक बार। 3 दिसंबर 1971 के समथिंग की घटना है। पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर के अंदर आक्रमण कर दिया और जम्मू कश्मीर में आक्रमण करती करती भाई साहब इस क्षेत्र तक पहुंच गई। अब जैसे ही भारतीय फौजें पहुंची, भारतीय फौजें यहां तक पहुंच गई, दोनों फौजों के मध्य युद्ध छिड़ने लगा। अब युद्ध छिड़ने लगा तो भाई इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी ही है नहीं। इंडियन आर्मी ने धुआंधार बैटिंग की और धुआंधार बैटिंग करते ही भाई साहब बोल्ड हो गए तुरंत पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सेना हारती जा रही थी, हार का मुख लगातार देखती जा रही थी। अब भाई साहब क्या करें, फंस गए। अब तो दिक्कत हो गई पाकिस्तानी फौज को। लेकिन भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने इलाज भयंकर तरीके से किया। 1971 में 3 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया तो वो यहां तक पहुंच गई। यहां पर भारतीय फौजें पहुंची, दोनों फौजों के मध्य युद्ध छिड़ गया। अब जैसे ही युद्ध छिड़ा तो 16 दिसंबर 1971 के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में, अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए। और जैसे ही पाकिस्तान ये युद्ध हारा, भारत सरकार ने तुरंत पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या करवा दिया गया? बांग्लादेश करवा दिया भाई। क्या करवा दिया गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में, दिसंबर 1971 के अंदर, लगभग 16 दिसंबर 1971 की घटना है। तो ये चीजें याद रखिएगा। लगभग 16 दिसंबर 1971 के अंदर पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलवाकर भारत सरकार ने क्या कर दिया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बना है वो भारत सरकार के अथक प्रयासों से बना। बांग्लादेश को तो सदा भारत का ऋणी होना चाहिए, 3-5 नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश ने भी भारत का वो जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बांग्लादेश ने वो हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। और भारत एक अच्छा देश है और ये सभी को अपने बराबर लेकर चलना चाहता है। कोई बात नहीं है, ये सभी राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन ये चीजें आप याद रखिएगा। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश 1971 में बना था। बांग्लादेश का पुराना नाम पूछे तो पूर्वी पाकिस्तान, जो 1947 के अंदर बना था। और ये बांग्लादेश 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हाथ जोड़कर इंडियन आर्मी के सामने माफी मांगी थी कि हमें माफ कर दो, अब की बार युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन फिर इन्होंने किया 1999 में कारगिल वाला, नहीं माने, फिर इलाज हुआ, फिर नहीं मानते हैं। तो इलाज तो समय समय पर उनका होता ही रहता है, लेकिन मानते नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेक दिए और युद्ध जीत जाता है भारत। और युद्ध जीतने के बाद में तुरंत भारत पूर्वी पाकिस्तान से क्या बना देता है? बांग्लादेश 1971 में। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो।
उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने फोन किया इंदिरा गांधी को कि हम अगले साल भारत के अंदर आएंगे, अगले साल हम लगभग मार्च और अप्रैल में भारत तक पहुंच जाएंगे, जब तक दोनों देशों की सेनाओं को आप शांत रहने दो, किसी भी सेना को आपस में एक दूसरे के पीछे निकलने की कोशिश ना करें। तो जहां पर जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज टिकी हुई है ना, वहीं पर रहने दो प्लीज। तो जुल्फिकार अली भुट्टो फोन पे बात करता है। अब इंदिरा गांधी ने फिर उनके ऊपर, भाई अब रोने लग जाए फोन पे तो क्या करें, इंदिरा गांधी ने फिर विश्वास कर लिया कि ठीक है आप आ जाओ जुल्फिकार अली भुट्टो से। तो जुल्फिकार अली भुट्टो मार्च और अप्रैल के अंदर 1972 के अंदर शिमला में आया। शिमला में आया तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। वो शिमला समझौता क्या था कि शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, भयंकर तरीके से कहा था इंदिरा गांधी से कि ये पाकिस्तान की फौज जहां पर रुकी हुई है ना और भारतीय फौज जहां पर रुकी हुई है, उन दोनों फौजे को वहीं पर रहने दो। मतलब पाकिस्तान की फौज यहां पर रुकी हुई है और ये भारतीय इंडियन आर्मी रुकी हुई, तो दोनों देशों की जहां पर फौज रुकी हुई है ना वहीं पर रहने दो। प्लीज इंदिरा गांधी जी आप इन फौजों को वापस भेजने की कोशिश मत करो, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम ये शिमला समझौता आपके साथ में करना चाहते हैं, क्योंकि वो शिमला के अंदर ठहरे हुए थे, ये समझौता वहीं पर हुआ था। तो इस समझौते का नाम क्या हो गया था, शिमला समझौता हो गया था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से कहता है कि दोनों देशों की सेनाएं जहां पर रुकी हुई है उन्हीं क्षेत्र को हम युद्ध विराम रेखा मान लेते हैं। प्लीज आप इंदिरा गांधी जी आप ऐसे मत कहिए कि आप अपनी फौज को वापस ले जाओ, प्लीज हम आगे से कोई भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये जो दोनों देशों की सेना जहां पर रुकी हुई है उसी को हम युद्ध विराम रेखा मान लेते हैं। अरे इंदिरा गांधी ने फिर विश्वास कर लिया कि ठीक है ये रो रहा है तो अच्छे तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने फिर विश्वास किया और फिर विश्वास करने के बाद वो कहता है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कहा, फिर से कहा कि कभी भी आज के बाद में कभी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई साहब शिमला समझौता होने के बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, फिर से हर चीज का उल्लंघन होता आ रहा है। तो ये सभी चीजें हुई, ये सभी चीजें होने के बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें होने के बाद में दोनों देशों के मध्य शिमला समझौता हुआ 1972 में, और शिमला के अंदर हुआ था। एक्चुअल में शिमला समझौता कुछ नहीं था, शिमला शहर में हुआ था, इसी कारण इसका नाम शिमला समझौता पड़ गया। अब दोनों देशों के मध्य यह ऐलान कर दिया गया, या पाकिस्तान और भारत की तरफ से, कि जहां पर दोनों देशों की सेनाएं रुकी हुई है ना उसी को हम युद्ध विराम रेखा मान लेते हैं। तो युद्ध विराम रेखा कौन सी मानी गई थी, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल मानी गई थी। लेकिन LOC के ऊपर, जस्ट ऊपर, ये आप देख रहे हैं LOC के जस्ट ऊपर ये पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर 1947 में कोई समझौता नहीं किया गया। अब 1947 में जब सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कोई समझौता नहीं किया गया ना, तो पाकिस्तान खुशी मना रहा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति खुशी मना रहे, पाकिस्तान में जो भी शासक आए वो खुशी मनाए कि सियाचिन ग्लेशियर तो अपना हो गया, किसी भी प्रकार से कांचे काटो। लेकिन भारत ने फिर से इलाज किया था एक बार, फिर से सियाचिन ग्लेशियर, देखे अब क्या हुआ था। 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल LOC मानी गई थी, मानी गई रेखा, ना कि खींची गई रेखा, मानी गई थी, तो उसके ऊपर सियाचिन ग्लेशियर पड़ता था। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसको भी अभी बांट लो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से कहा गया कि सियाचिन ग्लेशियर तो एक बिल्कुल निरंजन क्षेत्र है, इसके ऊपर कोई जनसंख्या निवास ही नहीं करती है, अरे ये तो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसको कभी फिर बांट लेंगे। मतलब उनका यही मकसद था कि थोड़े दिन में सियाचिन ग्लेशियर को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। उनका मेन मकसद यही था कि सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो हकीकत में सियाचिन ग्लेशियर को अपना मानने लगा था। कौन? पाकिस्तान। अरे ये हमें कब पता चला? हमें पता है 1984 में चला। देखो कैसे पता चलता है। 1984 के अंदर 1984 के अंदर है, 1984 में जापान के कुछ पर्यटक बर्फ पर स्केटिंग करने के लिए, बर्फ पर घूमने के लिए पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अनुमति मांगी कि ये सियाचिन ग्लेशियर की जो चोटियां हैं इनके ऊपर घूम सकते हैं। तो पाकिस्तान ने, जो अपने पाकिस्तान के कब्जे में थी, उन चोटियों के ऊपर कहा कि इनके ऊपर घूमो। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी कह दिया कि जो चोटियां भारत के अधीन थी ना,
जो चोटियां भारत के क्षेत्रफल में पड़ती थी उन पे भी कह दिया कि आप इनके ऊपर भी घूमो, किसी भी प्रकार से कांचे काटो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से चिल करो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। भाई साहब दिक्कत हो गई फिर 1984 में जापान के कुछ पर्यटक बर्फ पर घूमने के लिए आए थे। अरे बर्फ पर घूमने के लिए आए जापान के पर्यटक तो पाकिस्तान के अंदर आए थे। वो पाकिस्तान सरकार ने कहा कि ये जो सियाचिन ग्लेशियर ये सारा अपनाइए, किसी भी प्रकार से घूमो। अरे भारत के अंदर जो चोटियां थी ना उनके ऊपर भी अनुमति दे दी। तो भाई पर्यटकों को क्या पता, जापान वालों को क्या पता कि ये किसका क्या है। तो 1984 के अंदर जापान के पर्यटक जब बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स की नजर उनके ऊपर पड़ी थी। और जब इंडियन एयरफोर्स की नजर उन जापान के पर्यटकों के ऊपर पड़ी, उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछा गया क्या क्या हुआ था। उसके बाद में भाई साहब उन्होंने बताया कि ये घटना है, उन्होंने कहा है। तो भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना है, उसने 1984 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया और उस ऑपरेशन मेघदूत के तहत लगभग 16 अप्रैल 1984 के अंदर सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन एयरफोर्स ने अपने कब्जे में लिया। और आज सियाचिन ग्लेशियर के 2/3 हिस्से के ऊपर अधिकार जताता है भारत और 1 हिस्से के ऊपर अधिकार जताता है पाकिस्तान। याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर की जो अधिकतर ऊंचाई वाली चोटियां है उसके ऊपर अधिकार जताता है कौन सा देश, तो आप बता देना भारत। और नीचे वाली जो चोटियां हैं, कम ऊंचाई वाली चोटियां हैं, उनके ऊपर अधिकार जताता है तो पाकिस्तान। तो ये याद रखिएगा, LOC विवाद भारत और पाकिस्तान, सर क्रीक विवाद कौन से 2 देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान। सियाचिन डिस्प्यूट है, सियाचिन विवाद कौन से 2 देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ विवाद कौन से 2 देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान। कोरी क्रीक विवाद कौन से 2 देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फैला दो, आप बता दो, सबको पता लगना चाहिए कि रेखा किस प्रकार से खींची गई थी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच में कैसे रेखा खींची गई थी। उसके बाद में हम आपको बताएंगे भारत और चीन के बीच में, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य कैसे रेखा खींची गई थी। तो आप सभी हमारे साथ में जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, और जय हिंद जय भारत, और धन्यवाद दोस्तों। तो आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।